मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। बहावलपुर वालों, आज आपने कमाल कर दिया माशाअल्लाह। तकरीर में बाद में करूंगी, पहले मेरे साथ मिलकर बहावलपुर जिंदाबाद का नारा लगा दो। बहावलपुर, बहावलपुर। आपको पता है कि मैं तकरीबन 2 बजे सऊद मजीद साहब के घर से निकली थी। चले बस करें, बाद में चलाना। मैं तकरीबन 2 बजे बहावलपुर में सऊद मजीद साहब के घर से निकली थी और अब क्या टाइम हो गया? आज बहावलपुर के लाखों, हजारों नहीं लाखों अवाम मुझे सड़क पर मेरे साथ चले माशाल्लाह। और बहावलपुर वालों, इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत दी आपने मुझे कि मैंने कंटेनर के ऊपर से खड़े होकर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वीडियो कॉल की और मैंने कहा ये देखें अपने चाहने वालों का समंदर यहां पर। एक चीज मैं बता दूं बहावलपुर वालों, मोहम्मद नवाज शरीफ आपसे बहुत टूट के मोहब्बत करता है और आज आपने नवाज शरीफ की मोहब्बत का जवाब पहले से भी बढ़ के दिया है। जिंदाबाद बहावलपुर, जिंदाबाद। और मैं बहावलपुर वालों, मैं ये कहना चाहती हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर आप हुक्म करें तो बहावलपुर का ये ठाठे मारता हुआ समंदर, अगर मैं इसका रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो क्या होगा? महंगाई के तंग आए हुए, पहले मुझे ये बताओ हाथ उठा के महंगाई से कौन कौन तंग आया हुआ है? तो अगर जमहूरियत के चाहने वाले वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर वोट को इज्जत छीनने के लिए बेताब, अगर इस समंदर को आज मैं इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो जाली वजीर आजम याद रखे, उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और आज हम बाकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन मैं आज आपके साथ, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, मैं जानती हूं। मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बहावलपुर जाओ और लोगों की तकलीफ का एहसास करते हुए उनके साथ खड़ी हो और उनको बताओ कि मैं अपने लोगों के लिए जो महंगाई से पिस रहे हैं, जो इस जाली हुकूमत की नालायकी से पिस रहे हैं, मैं उनके लिए लड़ूंगा और इंशाअल्लाह उनका हक उनको दिलवा के रहूंगा। सब मिलके कहो गो नियाजी। सहारा दो
हम रुके नहीं जो डर गए ओ मर गए, जो डरते नहीं ओ मरते नहीं, अदल बहाल करा आगे। जरा मुझे बताना, इंशाअल्लाह ताला बहावलपुर ने आज फैसला सुना दिया है। इस हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके इंशाअल्लाह। तो बहावलपुर वालों जरा ये भी बता दो कि इन जाली असेंबलियों में बैठे रहें या इस्तीफा दे दें। जरा आवाज नहीं आई, दोबारा बताओ, जाली असेंबलियों में बैठे रहे या इस्तीफा दे दें। याद रखना जिस दिन पीडीएम ने इस्तीफे दे दिए उस दिन इस हुकूमत का काम इंशाअल्लाह ताला तमाम हो जाएगा। मुझे एहसास है, मैं जहां भी जाती हूं लोग मुझे कहते हैं कि मरियम बीबी, महंगाई ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे एहसास है, मुझे हमदर्दी है आपके साथ, लेकिन मेरी बात सुनो, महंगाई इतनी बुरी तरह बढ़ गई है कि जो आटा नवाज शरीफ के दौर में 35 रुपए किलो था, आज कितने रुपए किलो है आटा? 80-90 रुपए किलो है। और जो चीनी, नवाज शरीफ के दौर में चीनी 52 रुपए 50 रुपए किलो थी, आज कितने रुपए किलो है? 120 रुपए किलो है। और बिजली और गैस की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ऐलान हो चुका है, IMF ने कहा है कि बिजली की कीमतें 25% बढ़ानी पड़ेंगी। मुझे एहसास है कि बहावलपुर के आवाम अपनी रोटी पूरी करे, अपने बच्चों की फीसें पूरी करे, अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे दे, अपने बिजली के बिल दे, अपने गैस के बिल दे, या अपने घर में बूढ़े या मरीजों की दवाइयों का बंदोबस्त करे। मुझे एहसास है बहावलपुर वालों, मुझे एहसास है। और इसीलिए मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द इस जाली वजीर आजम को घर भेजें, इस नालायक वजीर आजम को घर भेजें, इस नाअहल वजीर आजम को घर भेजें, जो 2.5-3 साल बाद आकर कहता है कि तैयारी के बगैर किसी को नहीं लाना चाहिए। 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए कि मुझे काम नहीं आता। और मुर्गी की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। और मुर्गी को छोड़ो, मैं इस मुल्क में अब कोई सब्जी खाने के काबिल भी नहीं है। माश की दाल की कीमत 250 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो। मुझे एहसास है मेरे बहावलपुर के भाइयों बहनों बुजुर्गों, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को आपका एहसास है। और यही एहसास आज हम सबको खींच कर आपके पास लेकर आया है। लेकिन याद रखना, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। लेकिन याद रखना बहावलपुर वालों, पंजाब को ताना दिया जाता था ना कि पंजाब जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं होता। जब तक दूसरे
दूसरे सूबे ये कहा करते थे कि जब तक पंजाब खड़ा नहीं होगा इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। तो सुन लो कि ना सिर्फ पंजाब खड़ा हो गया है, बल्कि पंजाब अपने हकूक को वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। और जानते हो ना, ये बात जानते हो ना कि जब पंजाब खड़ा हो जाता है तो किसकी टांगे कांपती है, पता है ना? तो ये जो इतना खौफ है, इतना डर है, ये बिला वजह नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट भी देख रही है, सिलेक्टर्स भी देख रहे हैं और सिलेक्टेड भी देख रहा है कि पंजाब के अवाम खड़े हो चुके हैं। माशाल्लाह, बोलो पंजाब के अवाम अपना हिस्सा, अपना हक छीनने के लिए तैयार हो। आपके जिस वोट पर सिलेक्टेड ने डाका डाला था, वो वोट वापस लेने के लिए तैयार हो। इस जाली हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार हो। ये तब्दीली का नारा लगाता था ना, तो जरा मुझे हर बात पर हाथ उठाकर बताना कि क्या इसको तब्दीली कहते हैं? बताओ कि क्या लोगों के घरों में ध्यान से चोट न लग जाए? क्या मुंसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस्लाम निहाल में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलायकारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ। एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना। आवाज आ रही है? तो मुझे बताओ, क्या महंगाई के इस तूफान को तब्दीली कहते हैं? क्या नालायकी और नाअहली के समंदर को तब्दीली कहते हैं? क्या बेरोजगारी के इस सैलाब को तब्दीली कहते हैं? क्या कश्मीर फरोशी को तब्दीली कहते हैं? क्या कौमी मफाद फरोशी को तब्दीली कहते हैं? क्या गरीब के चूल्हे की आग बुझा देने को तब्दीली कहते हैं? क्या 27 अरब की 4 मेट्रोज और 127 अरब की सिर्फ एक मेट्रो जो चलती कम और जलती ज्यादा, उसको तब्दीली कहते हैं? क्या 120 रुपए किलो चीनी को तब्दीली कहते हैं? क्या महंगी तरीन बिजली को तब्दीली कहते हैं? क्या महंगी तरीन गैस को जो आती भी नहीं है उसको तब्दीली कहते हैं? क्या LNG पर 122 अरब के डाके को तब्दीली कहते हैं? क्या आटा चीनी चोरी को तब्दीली कहते हैं? क्या आटा चीनी LNG माफियाज को तब्दीली कहते हैं? क्या ताबेदारी को तब्दीली कहते हैं? क्या दवाइयों की कीमतों में होशरुबा इजाफे को तब्दीली
दवाइयों में डकैतियां करने वालों को इनामात और वजारतें देने को तब्दीली कहते हैं? क्या गरीब की झोंपड़ी को गिरा देने और बनी गाला के एकड़ों पर फैले महल को रेगुलराइज कराने को तब्दीली कहते हैं? क्या लाकानूनियत को तब्दीली कहते हैं? मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज मैंने देखा इस्लामाबाद में कल रात को 22 साल के एक लड़के को, जो ऊबर का ड्राइवर था और मेहनत करके अपने घर वालों का पेट पालता था, उसको पुलिस ने सामने से गोलियां मारकर मार दिया। और यकीन करो वो तहरीके इंसाफ का मानने वाला था, उसके लिए किसी तहरीके इंसाफ को और इस जाली वजीर आजम को आवाज उठाने की जरूरत नहीं हुई। हम आवाज उठा रहे उस 22 साल बच्चे को जिसको इस्लामाबाद की सड़कों पर शहीद कर दिया गया। इसी तरह बलोचिस्तान में आज कई कान में कोयले की कान में काम करने वाले कारकुन आज शहीद हो गए हैं। किसी की कान पर जू नहीं रेंगी। मैं ये जानती हूं, बताओ मुझे, क्या इस बेहिस हुकूमत को तब्दीली कहते हैं? और फिर कहता है, और फिर बार बार ये बात कहता है कि फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूं। बार बार ये कहता है कि फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूं। तुम 2 लाख रुपया तनख्वाह लेते हो और 300 कनाल का महल चलाते हो, जहां तुमने दर्जनों नौकर रखे हुए हैं। ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आता है? और फिर भी तुम जानते हो कि फौज कहती है कि मैं करप्ट नहीं हूं। मेरी बहन जिसको अलीमा बाजी कहते हैं, उसने करोड़ों का ब्लैक का पैसा वाइट कर लिया, लेकिन ये कहता है कि फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूं। गंदम, चीनी और एलएनजी पर डाका डाला, जेबें भरी, लेकिन फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूं। बिलियन पी सुनामी में वो दरख्त पता नहीं कहां लगे जो किसी को नजर नहीं आ रहे, लेकिन फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूं। 27 अरब की मेट्रो को ये 127 अरब का बनाता है और फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूं। मुझे अरबों रुपए की बैरूनी इस्राइल से, इंडिया से मंदिर हुई, जिसके ऊपर आज इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में सांप बनकर बैठा हूं और इस सुनवाई को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मानव वाले जरा बताना कि ये जो दिल्ली के अंदर फॉरेन कंपनी का केस है, मैं इसको आगे क्यों नहीं बढ़ने देगा, क्यों नहीं बढ़ने देगा? बताओ जरा, क्योंकि फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूं। गरीब मरीजों का खून निचोड़ लिया, दवाई 500% महंगी हो गई और सारा पैसा इसकी जेब में गया, इसकी दोस्तों की जेब में गया, लेकिन फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूं। मैंने सुनो, ये ताबेदार खान कहता है कि मैंने
मैं मालम जब्बा केस भी खुलने नहीं देता, क्योंकि फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूं। समझ आ रही है ना? मैंने गरीबों के घर गिराकर, गरीबों की झोंपड़ियां गिराकर मैंने बनी गाला का घर रेगुलराइज करा लिया, लेकिन फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूं। बात सुनो, बात सुनो। मैंने एक ईंट लगाए बगैर, मैंने एक ईंट लगाए बगैर, एक ईंट, दो ईंटें नहीं, एक ईंट लगाए बगैर मैंने पाकिस्तान की तारीख के कर्जे दुगने कर दिए, लेकिन फौज जानती है कि मैं, हाँ, गरीब रोटी को तरस गया, नौजवान नौकरी को तरस गया, बच्चे अपनी फीसों को तरस गए, घर वाले अपनी गैस के बिजली के बिल देने को तरस गए, और फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूं। फौज जानती है, फौज जानती है, और फौज भी बोलेगी कि तुमने बड़ी ईमानदारी से करप्शन की है। और ये देखो, एक मिनट, और ये देखो, ये कौन खड़ा है? नहीं, ये कौन खड़ा है? एक दफा फिर एक आवाज में बता दें, ये कौन खड़ा है? ये खड़ा है नवाज शरीफ का शेर राणा सनाउल्लाह। ये भी जानते हो ना, ये भी जानते हो कि राणा सनाउल्लाह के ऊपर क्या केस डाला था? और कल इंटरव्यू में, वैसे मैं सुनती नहीं, पढ़ती हूं क्योंकि इसकी बातें मेरे से सुनी नहीं जाती, मैंने सुना कहता है कि राणा सनाउल्लाह पर मान गया कि मैंने झूठा केस बनाया था। कहता है कि मेरे कैबिनेट ने बना दिया था, मुझे थोड़ी पता था सच्चा और झूठा है। तो बहावलपुर वालों, राणा सनाउल्लाह के सच्चे और झूठे होने का नहीं पता था, लेकिन जनरल आसिम सलीम बाजवा के इतने बड़े बड़े सबूत नजर नहीं आते। पिज्जा पिज्जा, लेकिन मेरे साथ मिलके बोलो, राणा सनाउल्लाह को मैं झूठे केस में पकड़ लेता हूं, लेकिन आसिम सलीम बाजवा को खरबों के सबूत होने के बावजूद मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूं। तो चलो, मैंने बहुत वक्त ले लिया, अब मेरे बुजुर्ग मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आपसे बात करनी है, तो एक दफा फिर बता दो। वैसे एक बात बताऊं, इस हुकूमत से निजात क्यों जरूरी है, मैं कसम खाकर कहती हूं, और आप लोग मेरे से ज्यादा बड़ी कसम खाकर कहोगे कि पाकिस्तान की 73 साला तारीख में इतनी नालायक, इतनी करप्ट और इतनी नाअहल हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं देखी। तो बता दो बहावलपुर, एक दफा फिर बता दो,
की जंग लड़ने को तैयार है? पंजाब विफाक की जंग लड़ने को तैयार है? पंजाब पाकिस्तान को इस नाअहल और करप्ट आदमी से निजात लिए तैयार है? और अगर मरियम नवाज शरीफ आपको कॉल देगी तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करोगे, लड़ोगे, बैठोगे, अपना हक छीनोगे? जिंदाबाद बहावलपुर, जिंदाबाद मेरा सोना पंजाब, जिंदाबाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मेरे साथ मिलकर आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। पाकिस्तान